नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली एआई ग्राइंड और साथ ही इस देश का पहला शहर केंद्रीय एआई के साथ लगातार अब आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में मौजूद है। उनके अनुसार ये काम पूरा करने का एक प्रभावी साधन बन चुका है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र में हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमें विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे ले जाएगा। उनका मानना है कि यदि हमारी युवा पीढ़ी इस लक्ष्य को अपनाए और इसके लिए जिम्मेदारी उठाए तो हम इसे सपने को 2047 से पहले भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश के प्रौद्योगिकी को उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जब केंद्र सरकार ने भारत को एआई की ओर आगे बढ़ाने की योजना बनाई तो दिल्ली सरकार ने भी उसी दिशा में कदम रखने का निर्णय लिया। और हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम टेक्निक्स, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है, उसको देश में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए जब हमारे केंद्र ने ये सोचा कि दिल्ली को, देश को एआई पे लेके जाना होगा, तब दिल्ली ने भी तुरंत ये सोचा कि जब पूरा देश इसकी सोच रहा हो तो हम सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो मैं अपने शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं कि आपने ये दिल्ली एआई ग्राइंड कार्यक्रम करके जो शुरुआत की है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग माई स्टे ऑफ 20 डेज, 20 दिन था मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। हमने काफ़ी सारी साइंस की। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करने का मौका मिला और हमने 7 एक्सपेरिमेंट्स हम लेके गए थे अपने साथ में और हम उनको वापस लेके आए। तो मैंने देखा कि एआई जो है वो हर एक एस्पेक्ट में इट इज इंग्रेन्ड। लाइक आई वाज सेइंग, एआई इज अ टूल टू डू थिंग्स, टूल टू अकम्प्लिश थिंग्स, वेदर इट इज Earth observation, whether it is conducting science on station, whether it is reducing the workload on the astronauts, everywhere AI is being used extensively now. और हमें खुशी है कि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सर्दी अब अपने पूरा प्रभाव के साथ ही महसूस की जा रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सुबह और रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे शीतलहर का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। उत्तर भारत में शीतलहर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट और 12 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन शहरों में शिमला, मनाली, नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, कोटा, दिल्ली और कोलकाता भी शामिल है। सर्दी के चलते कई शहरों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो सकता है। दिल्ली में 7 दिसंबर अगर आज की बात की जाए तो शीतलहर के चलते पारा और गिर सकता है और ऐसे में सुबह घर से निकलने वालों को सतर्क रहना और दोपहिया वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम चुनौतीपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। शिमला और मनाली में बर्फबारी संभव है, तो वहीं लाहौर और वहां पर भी तेज हवा है, जिसकी अनुमानित जहां पर हवा बहुत तेजी चल सकती है। ऐसे में दक्षिण राज्य की बात की जाए तो दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हल्की और तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन समुद्र के किनारे रहने वाले और मछुआरों को सतर्क रहने की फिलहाल सलाह दी गई है। और इस तरह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश देश के कई हिस्सों में सर्दी, शीतलहर, बर्फबारी और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है और अब लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। राष्ट्र की राजधानी के कई हिस्सों में घनी धुंध ने माहौल को पूरी तरह से ढक दिया है। सुबह के समय सड़कों पर चलते वाहनों की हेडलाइटें भी इस परत को चीर पाने में मुश्किल महसूस कर रही है। हवा में एक
कसलापन जो है वो महसूस हो रहा है और दृश्य जो सामान्य से काफी कम दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो आईटीओ क्षेत्र के आसपास का बताया जा रहा है, जहां पर इमारतों और सड़कें हल्की सफेद धुंध में गुमनाम सी नजर आ रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड आंकड़ों के अनुसार इस इलाके की वायु गुणवत्ता सूचांक 327 तक पहुंच गया है और ये स्तर जो है बहुत ही खराब श्रेणी में आता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर माना जाता है। और इस स्थिति में सांस संबंधी समस्याओं, आंखों में जलन, खांसी जैसे लक्षण बढ़ने की संभावना रहती है। अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति अलग नहीं थी। आनंद विहार में भी सुबह से ही धुंध का घना असर देखा गया है। आसमान पूरी तरह से साफ नहीं है और हल्की हवा भी महसूस हो रही है। यहाँ भी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार AQI 327 दर्ज हुआ है, जो कि साफ तौर पर बताता है कि हवा की गुणवत्ता बेहद ही चिंताजनक स्तर पर है। सड़कों पर चलने वाले लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं और कई माता पिता ने अपने बच्चों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले और अगर निकलना पड़ रहा है तो सावधानी बरतें और फिर घर से बाहर निकलें। नोएडा प्राधिकरण में IGRS मामले के निस्तारण को लेकर लंबे समय से ढिलाई देखी जा रही है। कई शिकायतें और फाइलें महीनों से लंबित है, जबकि बार बार निर्देश पर भी दिए गए इन मामलों को समय रहते नहीं निपटाया गया है। और ऐसे में स्थिति में सुधार न होने पर प्राधिकरण के शीर्ष स्तर से कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य अधिकारियों ने इस अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर नॉलेज पार्क में वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है और 6 मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय था। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने लंबे समय से दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी और शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और क्षेत्र के कॉलेज और आवासीय इलाकों में बाइक चोरी की घटनाएं लोगों में चिंता बढ़ा रही थी। और इसी बीच पुलिस टीम ने कॉलेज के पीछे कच्चे रास्ते पर संदिग्ध गतिविधियां देखी और मौके पर घेराबंदी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ मौजूद थे। तलाशी के दौरान कुल 6 मोटरसाइकिलें, फर्जी नंबर प्लेट और एक अवैध चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी वाहन अलग अलग जगहों से चुराए गए थे और आगे बेचने की तैयारी चल रही थी। जांच में ये भी पता चला है कि ये लोग पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय थे। चोरी के इस पूरे गैंग का नेटवर्क नॉलेज पार्क के आसपास फैला हुआ था और अक्सर सुनसान जगहों से वाहन गायब कर दिए जाते थे। पुलिस की तेज कार्रवाई के बाद इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक की उम्मीद जताई जा रही है। आसपास के निवासी और कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से चल रही चोरी की घटनाओं पर अब लगाम लग सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों और सभी मुख्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट परिसर के भीतर और बाहर की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई, ताकि कार्यक्रम के दिन किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि हर प्रवेश बिंदु पर पर्याप्त बल तैनात किए जाए और निगरानी व्यवस्था 24 घंटे सक्रिय रखें। इसके साथ ही ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन की सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। बैठक में उन रास्तों की भी जांच की गई जो कि सभा स्थल तक पहुंचते हैं। सभी मार्गों को बाधा रहित रखने के किसी भी रुकावट को पहले ही हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो। अंततः अधिकारियों को कहा गया है कि सभी विभाग एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में रहे, ताकि कार्यक्रम को सफल और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। और नोएडा में साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 4 लोगों को पकड़ लिया है जो लंबे समय से ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल थे। जांच में सामने आया है कि वो समूह अब तक 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ठगी कर चुके हैं। कुछ समय पहले हुए 12 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में भी इनकी भूमिका पाई गई थी, जिसके बाद इस गुट पर पुलिस की निगरानी और तेज कर दी गई है। और इस घटना के बाद से पुलिस ने कई बैंक खातों को बंद कराया था, ताकि पैसे की आवाजाही रुक सके। गिरफ्तार किए गए लोग स्थानीय नागरिकों से संपर्क कर भरोसा बनाते थे और ये गैंग
कमीशन देने का लालच देकर फर्जी जीएसटी और प्रमाण पत्र का फॉर्म भरवाते थे। इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक में करंट खाता खुलाया जाता था, जिसका उपयोग लाखों रुपए की ठगी के लिए किया जाता था। पैसा ऑनलाइन खाते के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किए जाते थे ताकि असली पहचान छिपी रहे। पुलिस की छापेमारी के दौरान इनके पास से 60 बैंक खाते, 5 मोबाइल फोन और कई अहम महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और ऐसे में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर 60 बैंक खातों और मोबाइल बरामद किए गए हैं। थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो करीब 1 साल से साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करा रहे थे, जिसमें साइबर ठगी की धनराशि प्राप्त की जा रही थी। हाल में गौतम बुद्ध नगर में एक इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ था, जिसमें पीड़ित से करीब 12 करोड़ की साइबर ठगी की गई थी। इन 4 अभियुक्तों की उस ठगी में भी भूमिका पाई गई है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये अभियुक्त चाइना में बैठे साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करवा रहे थे। चारों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी सतर के साथ चल रही हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 15 केंद्र तैयार किए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है और लगभग 10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। और इसी व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परीक्षा शुरू होने से पहले अधिकारियों ने केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा और प्रबंधन की स्थिति की जायजा किया है और कक्षाओं की व्यवस्था, प्रवेश मार्ग, बैठने की समीक्षा की निगरानी की तैयारी बारीकी से की गई है। विशेष रूप से नगरपालिका, कन्या इंटर कॉलेज समेत कई केंद्रों का निरीक्षण किया गया ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। परीक्षा के दौरान अनुशासन और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए तैयारी अतिरिक्त बल भी किए गए हैं और ऐसे में प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी परीक्षार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा दे सके और पूरे जिले में परीक्षा प्रक्रिया जो है वो बिना किसी रुकावट और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। मेरठ के जिला महिला अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें तेज हो गई और वाहन धू धू करके जलने लगा। घटना इतनी तेजी से थी कि आग फैलने में से ज्यादा समय नहीं लगा और कुल 5 एम्बुलेंस प्रभावित हुए, जिसमें से 3 पूरी तरह से राख हो गए, जबकि 2 गाड़ियां आधे से अधिक हिस्से तक जलकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शुरुआती आशंका बताई जा रही है कि ठंडी मौसम की गर्माहट लेने के दौरान किसी चिंगारी से आग भड़क उठी है और ऐसे में अचानक उठी लपटों को देखते अस्पताल परिसर में मौजूदा लोग घबरा गए और धमचौकड़ी मचाने लगे। आसपास के वाहनों को तुरंत हटाया गया ताकि नुकसान और ना बढ़े। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मेहनत और प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। यदि समय पर काबू ना पाया जाता तो और भी वाहन और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मेरठ से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस में ये भीषण आग लग गई है और महिला जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में आग लगी है और इस दौरान आग लगने से कई एम्बुलेंस जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल किसी के जान माल की नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में इलाके में आग लगने से जो अस्पताल था उसमें हड़कंप मच गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इस दौरान किसी भी जानहानि की सूचना सामने नहीं आई है। नोएडा में एक प्रेम संबंध हत्या में तब्दील हो गया, जब प्रेमी ने शादी के लिए मना किए जाने पर अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना 28 नवंबर को हुई। हत्या के बाद आरोपी ने अवैध पिस्तौल को सेक्टर 85 में फेंक कर फरार हो गया और गुजरात और बिहार भाग गया। जांच में सामने आया कि कुछ समय पहले आरोपी किसी बड़ी चोरी के मामले में जेल भी जा चुका था। जेल से छूटने के बाद प्रेमिका ने उसे संपर्क बंद कर दिया, जिससे आरोपी नाराज हो गया और उसने ये हत्या की। नोएडा पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ने में सफलता मिल गई है और तलाशी के दौरान उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्तौल भी बरामद की गई है। आरोपी ने नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस घटना ने दिखाया है कि व्यक्तिगत विवाद और पुरानी नाराजगी कभी कभी जानलेवा रूप ले सकती है। इसीलिए सुरक्षा और कानूनी चेतावनी का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 28 नवंबर को
शाम के समय एक व्यक्ति का नाम कृष्ण कुमार है, उसने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्काल ही सुरंगा धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और लगातार टीमों को लगाया गया ताकि घटना का शीघ्र अनावरण हो। टीमें लगातार बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के जनपदों में गई और ये पाया कि ये अभियुक्त अल्टीमेटली हम लोगों ने बिहार पुलिस की मदद से, आरा में पुलिस की मदद से, जिला भोजपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पे इसको यहाँ पे लाया। अभियुक्त का नाम कृष्ण कुमार है और यह कुछ महीनों पहले भी थाना 142 से चोरी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस सिविल टर्मिनल पर देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने की समस्या अब दिखाई देने लगी है। यहां से दोपहर 2 बजे तक मुंबई के लिए निर्धारित इंडिगो फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और लोग जानकारी के इंतजार में है, लेकिन एयरलाइंस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। हिंडन एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि सुबह इन्हें फ्लाइटें रद्द होने की सूचना मिली थी और इसके बाद से यात्रियों को आगाह कर दिया गया था, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। प्रशासन ने एयरलाइंस के साथ समन्वय बनाकर यात्रियों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाया है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है और टर्मिनल पर हेल्प डेस्क लगातार कॉल का जवाब दे रहे हैं। हिंडन एयरपोर्ट पर इंडिगो की प्रतिदिन 8 फ्लाइटें संचालित होती हैं, जो कि प्रमुख शहर जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, पटना और वाराणसी को जोड़ती है। फ्लाइट रद्द होने की वजह से यात्रियों को न केवल आर्थिक नुकसान और समय की हानि हुई है, बल्कि यात्री जो है योजनाओं में भी बदलाव करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से संयम बनाए रखने और हेल्प डेस्क से संपर्क करने की अपील की है। मुजफ्फरनगर में 6 दिसंबर के अवसर पर शनिवार दोपहर शहर के प्रमुख चौराहे पर शौर्य दिवस का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन कई हिंदू संगठनों ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। समारोह की शुरुआत धार्मिक मंत्रोच्चारण और घड़ियाल बजाने के साथ शिव विग्रह के साथ समक्ष शुरुआत हुई और इस दौरान उपस्थित लोगों ने जय श्री राम जय घोष के साथ एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई भी बांटे। कार्यक्रम में संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाते हुए इसे उत्साहपूर्वक संपन्न कराते दिखे। उन्होंने कहा कि ये दिवस धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े लंबे आंदोलन और वहां भव्य मंदिर निर्माण और साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्मरण के अवसर का है। कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक प्रसंग और धार्मिक महत्व को रेखांकित किया गया। देखिए, आज जो हमारे वीर शौर्यवान थे उनको नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी याद में, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उसके बाद हमने मिठाई वितरण कर आज उनके नाम पर शौर्य दिवस बनाया जा रहा है। हर साल बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे वीरों ने श्री राम जन्मभूमि पर जो एक ढांचा था जिसे बाबरी कहा जाता था, उस बाबरी ढांचे को गिराने का काम हमारे शूरवीरों ने किया है। उन्हीं की याद में आज हम जो है शौर्य दिवस बना रहे हैं। आज 6 दिसंबर को हमने शौर्य दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस किया गया था। एक बाबरी नाम की मस्जिद थी जिसको ध्वस्त करने का कार्य कार सेवकों द्वारा किया गया था, राम भक्तों द्वारा किया गया था और वहां पर जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए और राम मंदिर की नींव वहां रख दी गई थी। आज देश में भव्य राम मंदिर उस स्थान पर बन चुका है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक भगवा ध्वज जो है वहां फहराकर, पताका फहराकर जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ा दिया गया है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची के सटीक और पूर्ण बनाने के उद्देश्य से एसआईआर अभियान के तहत जिले के अधिकारी सड़कों पर सक्रिय हो गए हैं। अभियान के दौरान अधिकारी डोर टू डोर लोगों से मिलकर उन्हें इस विशेष पहल में भाग लेने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य है कि जिले का कोई भी मतदाता इस अभियान से छूट ना जाए। इस सिलसिले में रविवार को हर बूथ पर एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी ऐसे लोग जो अब तक अपने फॉर्म नहीं भर पाए हैं वहां जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये विशेष निरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत मतदाता सूची के निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि किसी भी मतदाता का नाम छूटने से बचाया जा सके। इसके साथ ही सूची में ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो शिफ्ट हो चुके हैं
और या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, इससे शुद्ध और मतदाता सूची को तैयारी की जा सकेगी। अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना और वोटिंग प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अधिकारी लगातार घर घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो विशेष अवसर का लाभ उठाएं और अपने फॉर्म समय पर जमा करें। आपको पता है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जाकर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। और साथ ही साथ जो किन्हीं कारणों से शिफ्टेड हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात एसडी वोटर्स हैं, उनको भी मतदाता सूची से अलग करके शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण कर सके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।